आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के लिए अपन एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। ये क्यूब बना दिया अपन ने। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, लिगेंड आता है अल्टरनेट पोजीशन। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम होता है क्यूब के कॉर्नर में। इस रूम के सेंटर में अगर आप बैठे हैं तो दीवार के इस कोने पे एक लिगेंड आएगा, उसके जस्ट सामने वाले पे एक लिगेंड आएगा। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पे एक लिगेंड अप्रोच कर रहा है मिडिल की तरफ और एक लिगेंड इस तरफ से अप्रोच कर रहा है। इनको अगर अपन डॉटेड लाइन से कनेक्ट करेंगे तो कैसे वो दिखेगा, इसी हिसाब से दिखेगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे एक्सिस शो कर सकते हैं। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक, ये आपके लिगेंड्स हो गए। 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, जो ही लिगेंड आ रहे हैं आप देख सकते हैं एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहे। ये कहाँ आ रहे हैं, ये एक्सिस, कोई भी एक्सिस देखिए आप, एक्स और जेड के बीच में आ रहा है, वाई और एक्स के बीच में आ रहा है, ऐसे कि जेड और एक्स के बीच में लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन एक्सिस होती है, वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और कौन से ऑर्बिटल है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं, वो है ई जी सेट और ये है टी टू जी सेट। तो जैसे लिगेंड अप्रोच करता है, सेंट्रल मेटल एटम की एनर्जी ड्यू टू रिपल्सन, मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लिगेंड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये आयन की तरफ बिहेव करता है और ये आयन डाइपोल की तरफ या पॉइंट ऑफ चार्ज की तरफ बिहेव करता है। इन जो ऑर्बिटल्स है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, इन बिटवीन एक्सिस, और लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो भी कहाँ कर रहा है, इन बिटवीन एक्सिस। सो जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिपल्सन की वजह से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की जितनी नहीं होती है। क्यों, उसका रीज़न अभी आपको बताते हैं। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, ये कितनी हो गई आपके, ये +0.4, यहाँ पे नोटेशन आपको डेल्टा टी लिखना है। ठीक है, और ये कितना स्टेबलाइज हो गए उसके रेस्पेक्ट में। ठीक, ये स्टेबलाइज हो गए इनके रेस्पेक्ट में 0.6 और ये डिस्टेबलाइज हो गए इसके रेस्पेक्ट में एनर्जी गेन या रिपल्सन की वजह से, क्योंकि ये इनकी एनर्जी कैसी इन बिटवीन एक्सिस है और लिगेंड भी कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन बिटवीन एक्सिस। तो ये एनर्जी इनकी गेन हो जाती है। अब देखिए जो डेल्टा टी होता है वो 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है। मीन्स ये कितना होता है वैल्यू, 0.45 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल।
अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई हो डेल्टा ऑक्टाइडल की और टेट्राइडल की पूछी हो तो अपन को उसका 0.45 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक कंडीशन ये है, इसके अंदर क्या होता है, जो टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स होंगे ये ऑलवेज कैसे होंगे, टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, ऑलवेज हाई स्पिन। ये कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, हमेशा हाई स्पिन होंगे। अब ये देखिए 4/9 अपन ने कैसे लिखा है, इसके लिए 2 पॉइंट्स है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने कर रहे हैं, 2/3 नंबर ऑफ लिगेंड्स 2/3 नंबर ऑफ लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं ऑक्टाइडल की तुलना में, ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पे लिगेंड्स कितना आ रहा है, 2/30 लिगेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन T2 orbitals and ligand is 2/3 of octahedral distance। इन दो रीजन्स की वजह से जो डेल्टा टेट्राहेड्रल होती है वो कितनी हो जाती है, 2/3 ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। सो ओवरऑल कितनी हो गई, 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। देखिए ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो भी कैसी थी, अलोंग द एक्सिस थी, और जो लिगेंड आ रहा था वो भी कैसे आ रहा था, अलोंग द एक्सिस आ रहा था। सो रिपल्सन मोर था यहाँ पे, जबकि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, इन बिटवीन एक्सिस है, और लिगेंड का अप्रोच कर रहा है, बताइए लिगेंड अप्रोच कर रहा है, बताइए इन बिटवीन एक्सिस, ठीक। तो अगर लिगेंड यहाँ पे अप्रोच करे और यहाँ अप्रोच करे, तो यहाँ अप्रोच कर रहा है ऑक्टाहेड्रल केस में और यहाँ अप्रोच कर रहा है टेट्राहेड्रल केस में। सो टेट्राहेड्रल में जब अप्रोच कर रहा है तो रिपल्सन कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा तिरछा अप्रोच करता है, एग्जैक्ट उसकी डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, तो रिपल्सन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं अपन टेट्राहेड्रल के अंदर, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं अपन टेट्राहेड्रल के अंदर। टेट्राहेड्रल ऑलवेज हाई स्पिन होते हैं, आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है। इस पर लिगेंड्स का कोई फर्क नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होगा, फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन अपना कहाँ भरेंगे, इसमें, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर वापस सिक्स्थ किस में आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8, 9 और 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं CFSE की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, जस्ट रिवर्स -0.6 n क्या हो गया यहाँ पे, E प्लस 0.4 कितना हो गया आपके, 0.4 T2 n T2 लिख दीजिए, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और डेल्टा T यहाँ पे अपन T2 और E काम में लेते हैं। बताइए यहाँ पे सब्सक्रिप्ट G क्यों नहीं काम में लिया अपन ने, क्योंकि टेट्राहेड्रल में अपन ने देखा था जो टेट्राहेड्रल होता है ये आपके टूवर्ड्स द व्यूअर है, एक लिगेंड ये इस तरह से शो कर रहा है। तो जी रेट का क्या कहा था अपन ने, ईच एंड अपोजिट डायरेक्शन अगर अपन ट्रेवल करते हैं तो लिगेंड्स मिलना चाहिए, सेंटर ऑफ सीमेंट भी इसमें हाई अपसेंट है,
सेंटर ऑफ सिमेट्री किसे शो करते हैं, आई, जो कि एब्सेंट है, इसलिए अपन ने यहाँ पे जीरार्ड सिंबल यूज नहीं किया गया है। समझ में आ गया आपको? और अगर इसको डेल्टा ऑक्टाइडल के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.27, ठीक, एन इलेक्ट्रॉन प्लस 0.18 N-T2 डेल्टा ऑक्टाइडल CFSE, ठीक। ये आप दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ CFSE। CFSE की क्या एप्लीकेशंस है? एप्लीकेशन ऑफ CFSE के अंदर सबसे पहले अपन देख रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी को अपन ऐसे समझ सकते हैं, 1 मोल ऑफ मेटल कैटायन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे तो मेटल कैटायन है उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स गैदर्ड हो जाएंगे, मतलब उसके चारों ओर सराउंडेड हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। क्या कहेंगे? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कहते हैं। और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। ये हाइड्रेशन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? चार्ज ऑन मेटल। मेटल के ऊपर कितना चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेटल के ऊपर उतना ही ज़्यादा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? साइज। मेटल की जितनी ज़्यादा साइज होगी उतनी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आपको एक ट्रिक बताई थी आपने, प्लस जीरो माइनस, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा CFSE। सो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन मीन्स साइज बढ़ रही है तो CFSE कम हो जाएगी। सेम चार्ज है तो डी इलेक्ट्रॉन देखेंगे, समझ गए? और चार्ज देखेंगे, चार्ज वेरी कर रहा है तो अपन चार्ज में देख लिया, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा CFSE हो जाएगी। सो ये फॉर्मूला हो गया अपना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, हाइड्रेशन एनर्जी। एक्चुअल में होता क्या है, जो थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी और प्रैक्टिकल हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर वेरिएशन आता है। सो अपन थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी में से माइनस करेंगे CFSE को। CFSE की वजह से एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी वेरी करती है। यहाँ पे अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द हाइड्रेशन एनर्जी विदाउट CFSE इन किलो जूल फॉर कोबाल्ट 2+ आयन। आपको दिया गया है डेल्टा ऑक्टाइडल की वैल्यू 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स एंड एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी कितनी दे रखी है, -340 किलो जूल होल इनवर्स। और ये इंटर कन्वर्जन की वैल्यू भी दे रखी है। 1 किलो जूल कितना होता है, 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स। और किलो कैलोरी में अगर वैल्यू दी हुई हो तो उसको इंटर कन्वर्जन के लिए अपन कितना काम मिलेंगे, 350। अब अपन इसकी CFSE निकालते हैं। कोबाल्ट 2+ अपन को पता है, आपको वो ट्रिक याद होनी चाहिए जिसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट में कितने होते हैं, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है तो 9 - 2 D7, ये कितना हो जाएगा, D7। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो आप इसको हाई स्पिन ही मानेंगे, ठीक है, नहीं तो लिगेंड के हिसाब से अपन मानते हैं इसको। अब बताइए वो टेबल देख के जल्दी से कि कोबाल्ट के अंदर CFSE की वैल्यू कितनी है। तो टेबल याद करेंगे तो आपका टाइम कम ख़राब होगा। टेबल दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अगर अपन को वहाँ पे लिगेंड्स नहीं दिए गए हैं तो अपन उसको जनरली हाई स्पिन मानेंगे। D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G5 और EG2 होगा, ठीक है। और उसका CFSE की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.8, ठीक।
यहाँ से अपन ने वैल्यू देख ली। अब अपन को वैल्यू कितनी दी हुई है, 15,000। सो CFSE यहाँ पे कितनी हो जाएगी, CFSE इक्वल टू 0.8 इंटू 15,000 डिवाइड बाय, अब अपन को उसमें वैल्यू किस में दे रखी है, उस हिसाब से आंसर किस में निकालना है, किलो जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे और फाइनली क्या आंसर आएगा, ये आएगा। अब अपन को हाइड्रेशन एनर्जी निकालनी है विदाउट CFSE। ये CFSE की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर दी। सो इसमें से थ्योरेटिकल वैल्यू अपन विदाउट CFSE कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल CFSE। एक्सपेरिमेंटल कितनी है दी हुई 340, कैलकुलेट कितने किए अपन ने अभी, ठीक। सो ओवरऑल कितनी आ जाएगी, -196.63 किलो जूल, ठीक। ये अपना आंसर आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब 1 मोल ऑफ एन एनायनिक क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूटेड गैसेस आयन, some amount of energy is released, which is called as lattice energy। okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम गैसेस स्टेट, क्लोराइड एंड गैसेस स्टेट मिलके NaCl बना रहे हैं एक सॉलिड। सो इस प्रोसेस के अंदर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको अपन क्या करेंगे, लैटिस एनर्जी। इसकी इक्वेशन है, बॉर्नलींडे दी है। इसके अंदर अपन को क्या देखना है, मेनली चीज़ यहाँ पे कि लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको ध्यान रखना है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है और यहाँ पे भी काम आता है। अब सबसे पहले जब क्वेश्चन में आपको दिया हो तो आप उसका चार्ज देखेंगे, सबसे पहले चार्ज से देखेंगे। अभी एग्जांपल देके बता दूंगा कि अगर चार्ज उसके अंदर वेरी कर रहा है या चार्ज फिक्स है। अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो सबसे पहले +2 -2 प्रायोरिटी देंगे, फिर +2 -1, फिर +1 और -1। अगर चार्ज सेम है और डिस्टेंस वेरी कर रही है तो अपन डिस्टेंस को देखेंगे, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी लैटिस एनर्जी डिस्टेंस के साथ में कम हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो जिसकी डिस्टेंस मीन्स जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी वो लैटिस एनर्जी कम होगी। अब एग्जांपल लेते हैं अपन, देखिए सीरीज दी हुई है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें चार्ज देखना है। यहाँ पे चार्ज क्या है उसके ऊपर लिख लीजिए, सोडियम का ऊपर चार्ज कितना है +1, Cl के ऊपर -1, यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 मीन्स चार्ज सेम है तो अपन डिस्टेंस देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप में अपन ऊपर नीचे आ रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है। सो फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट तो लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर चार्ज वेरी कर रहा है। देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपन चार्ज लिखेंगे सोडियम के ऊपर +1, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है -2, क्रॉस ओवर कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे +2 -2, यहाँ पे कितना है +3, यहाँ पे कितना है -2। सो अपन प्रायोरिटी यहाँ पे कैसे देंगे बताइए, आप बता सकते हैं इसका। सबसे पहले चार्ज देखेंगे अपन, चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम सोडियम से मूव कर रहे हैं एल्यूमिनियम जो कि 3+ चार्ज का है। लेटिस एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल होता जिसके अंदर +2 -2 और +2 -1 होता तो अपन प्रायोरिटी किसको देते, +2 -2 को, फिर उसके बाद में आता +2 -1, फिर ये आता। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, +2 -2 को पहले प्रायोरिटी देंगे,
इसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये एल्यूमिनियम के पास में आएगा, और जो जिसकी -1 है उसकी लेटिस एनर्जी कम होगी। सो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी क्या होता है, जो लेफ्ट टू राइट में जाएंगे अपन, CF ये जो लेटिस एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती है। ये भी लेटिस एनर्जी विदाउट CFAC निकालने का फॉर्मूला वही है, एक्सपेरिमेंटल माइनस CFAC, ठीक, ये उसका फॉर्मूला हो गया।